नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर टीवी में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों के उस ग्रुप के बारे में जिसे कहते हैं G7। कौन है ये 7 देश, क्या है इनकी ताकत और क्यों पूरी दुनिया की नजरें G7 की बैठकों पर टिकी रहती हैं? जानेंगे G7 का इतिहास, उद्देश्य और भारत से इसका क्या संबंध है, सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कनाडा के कनानास्किस में हुई G7 शिखर बैठक में भारत की उपस्थिति बेहद प्रभावशाली रही। G7 समिट में साइडलाइंस एंगेजमेंट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर भारत की आवाज को बुलंद किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले से लगा लिया। दोनों लीडर्स ने आपसी संबंधों को और सुदृढ़ करने और वैश्विक भलाई के लिए साथ मिलकर काम करने पर विशेष चर्चा की। G7 साइडलाइंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात काफी खास रही। दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों को लेकर बातचीत की। पीएम मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री केईर स्टारमर के साथ खास मुलाकात की। भारत और यूके के बीच मजबूत होते रिश्तों को आगे बढ़ाने के साथ व्यापार और वाणिज्य को और मजबूती देने के लिए दोनों नेताओं ने साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन से भी पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम रही। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक स्थिरता पर संवाद हुआ। G7 समिट के साथ ही भारत और कनाडा के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से विशेष द्विपक्षीय वार्ता की। इस भेंट में दोनों नेताओं ने लोकतंत्र और मानवता को मजबूती देने के साथ अपने अपने देश में नागरिकों और व्यवसायों को नियमित सेवाएं प्रदान करने के लिए नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ आपसी हितों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। आतंकवाद के खिलाफ जर्मनी चांसलर की मजबूत एकजुटता और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग से प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष मुलाकात की। भारत और कोरिया गणराज्य वाणिज्य, निवेश, तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और जहाज निर्माण के साथ अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार है। मेक्सिको के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पार्डो से मुलाकात की। मेक्सिको के 2 शताब्दी के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुने जाने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने व्यापार, फार्मास्यूटिकल, डिजिटल इनोवेशन और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। G7 का यादगार क्षण, जब सदस्य देशों के साथ सभी आमंत्रित देशों के प्रीमियर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए एक साथ आए। इसी के साथ भारत ने विश्व के साथ एक नई साझेदारी, विश्वास और सहयोग की दिशा में एक और सुदृढ़ कदम बढ़ा दिया। It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7 since 2018 in Biarritz, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership. भारत दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है।
सबसे पहले आइए समझते हैं G7 क्या है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 यह दुनिया के 7 सबसे विकसित और औद्योगिक देशों का समूह है। इसमें शामिल है 1 अमेरिका, 2 कनाडा, 3 जर्मनी, 4 फ्रांस, 5 इटली, 6 जापान, 7वां यूनाइटेड किंगडम। G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी। उस समय इसे G6 कहा जाता था। फिर 1976 में कनाडा के जुड़ने से यह G7 बन गया। G7 का मुख्य कार्य है वैश्विक समस्याओं पर मिलकर काम करना, जैसे कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना, स्वास्थ्य संकटों से निपटना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और विकासशील देशों की मदद करना। ये समूह दुनिया भर की नीतियों और फैसलों को प्रभावित करता है। भारत भले ही इसका स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन कई बार आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होता रहा है। कभी G8 भी रहा। 1997 में रूस को भी इस समूह में शामिल किया गया था और तब इसे G8 कहा गया। लेकिन 14 में यूक्रेन पर हमले के कारण रूस को बाहर कर दिया गया और यह फिर से G7 बन गया। G7 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। इसका कोई ऑफिस या हेडक्वार्टर नहीं होता। हर साल किसी एक सदस्य देश में बैठक होती है और वही उस साल का अध्यक्ष चेयर कंट्री होता है। इसके फैसले बाध्यकारी नहीं होते, यानी जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कानूनी रूप से जरूरी नहीं होते, लेकिन नैतिक और वैश्विक दबाव का असर होता है। भारत को क्यों बुलाया जाता है? हाल के वर्षों में G7 ने भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को विशेष मेहमान, स्पेशल इनवाइटीज के रूप में बुलाया है, क्योंकि ये देश तेजी से विकसित हो रहे हैं और इनका वैश्विक महत्व बढ़ रहा है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 ये दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों का एक समूह है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। इस बार 2025 में इसका आयोजन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में कानानास्किस में हुआ। सम्मेलन की तारीख थी 15 से 17 जून 2025। इस बार की बैठक की अध्यक्षता कनाडा ने की और इसकी थीम थी दुनिया की सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और साझेदारी का भविष्य। इस सम्मेलन में कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य पूर्व में तनाव, खास तौर पर इजराइल ईरान संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का वैश्विक प्रभाव। इस बार सम्मेलन में कई विशेष अतिथि देशों को भी बुलाया गया, जिनमें भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको शामिल थे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में भाग लिया और वैश्विक शांति और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयास की अपील की। एक खास बात यह रही कि इस बार संयुक्त घोषणा पत्र जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, बल्कि कनाडा ने विषय आधारित स्वतंत्र घोषणाएं पेश की। साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को फिर से G7 में शामिल करने और यहाँ तक कि चीन को भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिससे नई बहस शुरू हो गई।
इस G7 शिखर सम्मेलन ने यह साबित किया कि आज के वैश्विक मुद्दों का हल केवल विकसित देशों में नहीं, बल्कि विकासशील देशों की भागीदारी से ही निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा विश्लेषण 2025 के G7 शिखर सम्मेलन का सार। कनाडा की अध्यक्षता में यह बैठक वैश्विक चुनौतियों जैसे सुरक्षा, ऊर्जा, AI और आतंकवाद पर नई राह तलाशने की पहल थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं पर जानकारी मिलती रहे। नीचे टिप्पणी में बताइए आपने G7 की इस रणनीति पर क्या सोचा। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों की भूमिका बढ़नी चाहिए? मैं आपकी राय जानने का इंतजार करूंगा। अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।